राजीव रंजन जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा क्योंकि गुजरात चुनाव प्रचार का ये आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी ओवर हम जिसे कहते हैं। इस आखिरी ओवर में सबसे पहले हमें आफताब की गूंज सुनाई देती है, फिर सद्दाम हुसैन का जिक्र होता है और अब खुद गृह मंत्री ने 2002 दंगों का जिक्र किया है और कल कहा है कि अब कोई कर्फ्यू नहीं लगता है, हमने इनको सबक सिखा दिया है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ये आफताब, सद्दाम हुसैन और साल 2002 के दंगों का जिक्र गुजरात चुनाव को किस दिशा की तरफ ले जाएगा? राजीव, देखिए रवि, मैं पिछले 2 महीनों में, 1 महीना पहले भी गुजरात रहा था और इस बार जब हिमाचल के बाद गुजरात आया हूँ तब भी मुझे आए 15 दिन के करीब होने को हैं। मैं 2 महीने पहले से ये कह रहा था कि गुजरात का चुनाव शुरू तो होगा 27 साल के विकास से, गुजरात का चुनाव शुरू होगा मोदी जी के नाम से, गुजरात का चुनाव शुरू होगा गुजरात मॉडल से। लेकिन जब मतदान की तारीख आएगी तो फिर हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव जाएगा, जैसा देश के हर कोने हर इलाके में जाता है वैसे ही बात होगी। दरअसल क्या है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चुनावी राजनीति में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसकी बात कही जा रही है वो पूरा उन्होंने बदल करके रख दिया है। अब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति या मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की या मुसलमानों की हिमायत की बात करने वाली तथा कथित सेकुलर या सच में सेकुलर पार्टियां अब वो बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। अब मुसलमानों का नाम लेकर के उनकी तरफदारी की हिम्मत सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही जुटाते हैं और ये एक तरफ से अमित शाह बोलते हैं, दूसरी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। आप देखिए बिल्किस बानो के केस में आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल से नीचे तक कोई भी आदमी, कोई भी नेता उस मुद्दे पर बोलने से बचता रहा है। और अब जबकि 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चुनाव के ठीक पहले अमित शाह का 2002 के दंगों का जिक्र करना और ये कहना कि ऐसा इलाज किया है कि 2022 तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अब पहली बार नहीं किया। अभी 2 साल पहले दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने कहा था बटन यहाँ दबाओ, करंट शाहीन बाग में लगे। तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव में भी किया और यहाँ भी किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किया। दरअसल बात ये नहीं है, मैं सीधे बात बताऊं, 10% से कम वोटर हैं मुस्लिम वोटर। 20 सीटें सिर्फ गुजरात में ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोटरों की संख्या 20% से ज़्यादा है। बात ये नहीं है कि इस तरह की बातें करके मुस्लिम वोट बैंक को कंफ्यूज करना या मुस्लिम वोट बैंक में कोई विभाजन या बंटवारा की बात करके भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान बनानी चाहती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है कि वो हिंदू कोर बैंक यानी मेजॉरिटी बैंक का तुष्टीकरण करके उनके वोटों को अपनी तरफ ले। इससे मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी के वोट कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी के वोट कंसंट्रेट होने चाहिए। मेजॉरिटी के वोट हिंदुत्व के नाम पर मेजॉरिटी के वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। गुजरात में हर बार सफल हुई है, इस बार भी वो सफलता की ओर जाती हुई मुझे दिख रही है। और यही कारण, सिर्फ एकमात्र यही कारण हो ऐसा भी नहीं है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू और करिश्मा है, लोगों से उनका एक जो अटैचमेंट है, भारत की आज़ादी के बाद पहला ऐसा गुजरात का नेता जिसने अपने दम पर 2 बार लोकसभा का चुनाव अपने अकेले के चेहरे पर जीता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और सारे गुजराती इस बात में गर्व समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँचे हैं और ये चुनाव सिर्फ उनका है। अगर चुनाव भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके लड़ा होता बीजेपी ने और भारतीय जनता पार्टी में माइनस नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने की जिस दिन स्थिति आएगी तो फिर उसकी स्थिति भी दूसरी पार्टियों की तरह हो जाएगी। सारा डिफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, गुजरात से उनका जुड़ाव है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह की मेहनत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, उस तरह की मेहनत दूसरी किसी पार्टी के नेता को करने में पसीने छूट जाएंगे। सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद 51 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं।
आप सोचिए। और गृह मंत्री अमित शाह, मुझे लगता है कि पिछले 15-20 दिनों में ज़्यादातर वक्त वो गुजरात रहे, दिन भर रैलियां करते हैं, शाम को संगठनात्मक बैठकें करते हैं। बीजेपी को एक चिंता है कि एक बड़ी संख्या में वोटर साइलेंट है और 27 साल के जो शासन है वो बहुत लंबा होता है और ये साइलेंट वोटर का रुख उसे अभी पता नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह से ज़्यादा कैंप कर रहे हैं अहमदाबाद में, वो भी चुनाव तक यहीं पर बने रहेंगे, पिछले एक हफ्ते से है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब आएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी गुजरात की ही धरती पर मौजूद होकर उसका जवाब देंगे और हम आप उसकी चर्चा करेंगे और गुजरात का चुनाव उसी ओर जाता दिखाई देगा जिस ओर भारतीय जनता पार्टी उससे ले जाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा यही हो रही है कि क्या देश के राजनेता चुनावों की चर्चा तय करेंगे या देश की आम जनता जो उनके मूल मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।